नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रयागराज पहुंचे पीएम मोदी ने प्रयागराज को तोहफा देते हुए कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ किया और इस मौके पर सीएम योगी भी मौजूद रहे। इस मौके पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने सभा को संबोधित भी किया। विश्व का इतना बड़ा आयोजन हर रोज लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत और सेवा की तैयारी, लगातार 45 दिनों तक चलने वाला महायज्ञ, एक नया नगर बसाने का महाअभियान प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। अगले साल महाकुंभ का आयोजन देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को नए शिखर पर स्थापित करेगा। और मैं तो बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, बड़ी श्रद्धा के साथ कहता हूं, अगर मुझे इस महाकुंभ का वर्णन एक वाक्य में करना हो तो मैं कहूंगा, ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। मैं इस आयोजन की भव्य और दिव्य सफलता की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारा भारत पवित्र स्थलों और तीर्थों का देश है। ये गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा जैसी अनगिनत पवित्र नदियों का देश है। इन नदियों के प्रवाह की जो पवित्रता है, इन अनेकानेक तीर्थों का जो महत्व है, जो महात्म्य है, उनका संगम, उनका समुच्चय, उनका योग, उनका संयोग, उनका प्रभाव, उनका प्रताप, ये प्रयाग है। ये केवल 3 पवित्र नदियों का ही संगम नहीं है। प्रयाग के बारे में कहा गया है, माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। अर्थात जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं, सभी दैवीय शक्तियां, सभी तीर्थ, सभी ऋषि, महर्षि, मनीषी प्रयाग में आ जाते हैं। ये वो स्थान है जिसके प्रभाव के बिना पुराण पूरे नहीं होते। प्रयागराज वो स्थान है जिसकी प्रशंसा वेद की ऋचाओं ने की है। भाइयों बहनों, प्रयाग वो है जहां पग पग पर
पवित्र स्थान है जहां पग पग पर पुण्य क्षेत्र है। त्रिवेणीम माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। अर्थात त्रिवेणी का त्रिकाल प्रभाव, वेणी माधव की महिमा, सोमेश्वर के आशीर्वाद, ऋषि भारद्वाज की तपोभूमि, नागराज वासुकी का विशेष स्थान, अक्षय वट की अमरता और शेष की अशेष कृपा, ये है हमारा तीर्थराज प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग यानी चारी पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। अर्थात जहां धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है, वो प्रयाग है। प्रयागराज केवल एक भौगोलिक भूखंड नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अनुभव क्षेत्र है। ये प्रयाग और प्रयाग के लोगों का ही आशीर्वाद है कि मुझे इस धरती पर बार बार आने का सौभाग्य मिलता है। पिछले कुंभ में भी मुझे संगम में स्नान करने का सौभाग्य मिला था और आज इस कुंभ के आरंभ से पहले मैं एक बार फिर मां गंगा के चरणों में आकर के आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया। आज मैंने संगम घाट के लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन किए, अक्षय वट वृक्ष का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इन दोनों स्थलों पर श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए हनुमान कॉरिडोर और अक्षय वट कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। मैंने सरस्वती कूप रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की भी जानकारी ली। आज यहां हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, महाकुंभ हजारों वर्ष पहले से चली आ रही हमारे देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक यात्रा का पुण्य और जीवंत प्रतीक है। एक ऐसा आयोजन जहां हर बार धर्म, ज्ञान, भक्ति और कला का दिव्य समागम होता है। हमारे यहां कहा गया है, दश तीर्थ सहस्त्राणी तीस्र कोट्यस्तथा अपराहा सम आगच्छन्ति माध्यातु प्रयागे भरतर्षभ। अर्थात संगम में स्नान से
करोड़ों तीर्थ के बराबर पुण्य मिल जाता है। जो व्यक्ति प्रयाग में स्नान करता है वो हर पाप से मुक्त हो जाता है। राजा महाराजाओं का दौर हो या फिर सैकड़ों वर्षों की गुलामी का कालखंड, आस्था का ये प्रवाह कभी नहीं रुका। इसकी एक बड़ी वजह यह रही है कि कुंभ का कारक कोई बाह्य शक्ति नहीं है। किसी बाहरी व्यवस्था के बजाय कुंभ मनुष्य के अंतर मन की चेतना का नाम है। ये चेतना स्वतः जागृत होती है। यही चेतना भारत के कोने कोने से लोगों को संगम के तट तक खींच लाती है। गांव, कस्बों, शहरों से लोग प्रयागराज की ओर निकल पड़ते हैं। सामूहिकता की ऐसी शक्ति, ऐसा समागम शायद ही कहीं और देखने को मिले। यहां आकर संत महंत, ऋषि मुनि, ज्ञानी विद्वान, सामान्य मानवी सब एक हो जाते हैं। सब एक साथ त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं। यहां जातियों का भेद खत्म हो जाता है, संप्रदायों का टकराव मिट जाता है। करोड़ों लोग एक ध्येय, एक विचार से जुड़ जाते हैं। इस बार भी महाकुंभ के दौरान यहां अलग अलग राज्यों से करोड़ों लोग जुटेंगे। उनकी भाषा अलग होगी, जातियां अलग होगी, मान्यताएं अलग होगी, लेकिन संगम नगरी में आकर वो सब एक हो जाएंगे। और इसलिए मैं फिर एक बार कहता हूं कि महाकुंभ एकता का महायज्ञ है, जिसमें हर तरह के भेदभाव की आहुति दी जाती है। यहां संगम में डुबकी लगाने वाला हर भारतीय एक भारत श्रेष्ठ भारत की अद्भुत तस्वीर प्रस्तुत करता है। साथियों, महाकुंभ की परंपरा का सबसे अहम पहलू ये है कि इस दौरान देश को दिशा मिलती है। कुंभ के दौरान संतों के वाद में, संवाद में, शास्त्रार्थ में, शास्त्रार्थ के अंदर देश के सामने मौजूद अहम विषयों पर, देश के सामने मौजूद चुनौतियों पर व्यापक चर्चा होती है। और फिर संत जन मिलकर राष्ट्र के विचारों को एक नई ऊर्जा देते थे, नई राह भी दिखाते थे। संत महात्माओं ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन आज मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में पूजा अनुष्ठान के उपरांत 2025 के महाकुंभ प्रयागराज के शुभारंभ के दृष्टि से संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों
देश और दुनिया के अंदर भारत के प्रति अनुराग रखने वाले सभी श्रद्धालु जनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात लेकर के उनका लोकार्पण आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर होने जा रहा है, जिसमें पहली बार 2019 के प्रयागराज कुंभ में प्रधानमंत्री जी की ही प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और उनके आदेश पर सैकड़ों वर्षों के बाद श्रद्धालु जनों को अक्षय वट के दर्शन हुए थे। इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में अक्षय वट कॉरिडोर का भी आज उद्घाटन होने जा रहा है। बड़े हनुमान जी, जिनका अभिषेक करने के लिए मां गंगा प्रतिवर्ष आती है, बड़े हनुमान जी मंदिर का भी कॉरिडोर का लोकार्पण आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। सरस्वती कूप, जिस त्रिवेणी में अदृश्य रूप में मां सरस्वती वास करती है, पहली बार श्रद्धालु जनों को 2019 में सरस्वती कूप के भी दर्शन हुए थे और वह भव्य रूप आज यहां पर सरस्वती कूप कॉरिडोर के लोकार्पण के साथ होगा। भगवान राम जब वनवास के लिए निकले थे, सबसे पहले मैत्री का हाथ बढ़ाया था निषाद राज ने। श्रृंगवेरपुर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज भगवान राम और निषाद राज की 56 फुट ऊंची प्रतिमा और कॉरिडोर का लोकार्पण भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। और दुनिया की सबसे पहली गुरुकुल, वनवास के समय सबसे पहले जिस ऋषि आश्रम में रह करके भगवान राम ने आशीर्वाद प्राप्त करके निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन का संकल्प लिया था, ऐसे महर्षि भारद्वाज आश्रम के कॉरिडोर का भी लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज यहां पर किया जा रहा है। कुंभ कैसे होना चाहिए? कुंभ भव्य भी हो, दिव्य भी हो, स्वच्छ भी हो, सुरक्षित भी हो, सुव्यवस्थित भी हो। यह परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में दी और इस बार का कुंभ भव्य भी, दिव्य भी और डिजिटल कुंभ के रूप में कैसे होना है, यह भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रयागराज शहर, आसपास के जनपदों और दुनिया के सबसे बड़े अस्थायी शहर के रूप में प्रयागराज कुंभ के इस महाकुंभ के शुभारंभ की दिशा से आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी हजारों करोड़ रुपए की इन अस्थायी परियोजनाओं का शुभारंभ अपने कर कमलों से कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उनके मार्गदर्शन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। पूरे प्रदेशवासियों की ओर से, उस हर श्रद्धालु की ओर से जो आज प्रयागराज आकर के अभिभूत होता है, उस प्रत्येक श्रद्धालु जन की ओर से भी उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस अवसर पर प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी भी उपस्थित हैं। उनके मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं उनका भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस संपूर्ण कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए और प्रयागराज कुंभ में एक स्वयंसेवक के रूप में कार्य करने वाली जो हमारी टीम है, जिनमें हमारे दोनों डिप्टी सीएम इसी माटी के सपूत श्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, डिप्टी सीएम जो स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेकर के पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सरकारी प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग की और इस दौरान उन्होंने
कहा कि जिस तरीके से जो है पश्चिम एशिया पर सवाल के संबंध में आपने सीरिया से भारतीयों की वापसी और निकासी पर नजर रखी होगी और अब 77 भारतीयों को निकाला जा चुका है। जायसवाल ने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। Question regarding West Asia, you would have followed the repatriation and evacuation of Indians from Syria. So far, 77 Indians have been evacuated. These were those who wanted to return. In addition, there are several other Indians who are settled there, married there, or are pursuing some vocation. They still continue to be in Syria. If they tomorrow wish to return, we will give them a helping hand as well. All these 77 people, they were evacuated through Lebanon, where our embassy in Lebanon and our embassy in Syria coordinated very closely. We brought them by road. Thereafter, the Indian embassy in Lebanon facilitated their immigration. The immigration at the border was long and there are a lot of people, so it was quite an exercise. And then we took care of their boarding and lodging, made arrangements for their stay. Of these 77, you would have seen in our press release also, 44 of them were on pilgrimage to several sites in the region. They have left Beirut for other places, and the rest of the 30-odd people, they have either returned, are traveling even as we speak, or would be landing in India tomorrow. So most of them will, of the 77 people, aside from, including these 44, will be returning to India soon. In addition, there are people in Damascus and other cities. We are in close touch. The embassy is in close touch with them for their welfare, and if required, we'll give them a helping hand. Regarding West Asia, we have people in, as I told you earlier, in Lebanon, some 3,000 people. We also have around 1,000 people in UNIFIL and UNDOF. We had issued several advisories that they be in touch with our mission, and if tomorrow there's a requirement for evacuation, we'll do that, but as of now, nothing of that sort is in the pipeline. Similarly, in West Asia, Israel, we have 32,000 Indian nationals who are working there. We are in regular touch. Our embassy is in touch with them, community organizations, for their safety and welfare. If tomorrow, if there is any, and we are there to help them, and we are in constant touch. But so far, no evacuation plans from any other country. Ayank Shah, regarding Foreign Secretary's visit, would like to highlight that he went there on 9th of December. He had Foreign Office consultations. He also met the Chief Advisor and thereafter the Foreign Affairs Advisor of Bangladesh. We have given a detailed readout of his visit. Also, he spoke to the media there, which highlights how we intend to take forward our relations, our ties with Bangladesh. Foreign Secretary highlighted during his talks India's support for a democratic, stable, peaceful, progressive and inclusive Bangladesh. He also reiterated India's willingness to build a positive and constructive relationship with Bangladesh based on mutual trust and respect and mutual sensitivity to each other's concerns and interests. Foreign Secretary also discussed certain developments and issues and conveyed India's concerns, especially those relating to the safety. बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।